ध्यान से थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए इस लाइन को, क्या लिखा हुआ है कि आर कुपलैंड ने अधिक स्पष्ट शब्दों में लिखा कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी, परंतु कुपलैंड महोदय यह कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी जिसे इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया। किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है कि भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ है ना, राष्ट्रवाद का, इसका क्या कारण रहा है और इसका आगे जाकर क्या परिणाम साबित हुआ था। स्पष्ट हो गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद का उत्थान के कारणों को पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और थोड़ा सा मैं प्रश्नों को भी बताऊंगा आपको। प्रश्न लेके तो मैं नहीं आया, लेकिन मुंह से मैं बताऊंगा जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको। अभी हम लोग चैनल पर 2 सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं। एक है आपका पॉलिटी, इसका रेगुलर लेक्चर अपलोड होगा, भले ही 10 ही लोग देखें लेकिन अपलोड ज़रूर होगा। कभी कोई लेक्चर बहुत ही अच्छा होगा, कभी कोई लेक्चर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। जैसे आज सुबह में ही जो मैंने लेक्चर अपलोड किया संघवाद को लेकर, वो मुझे खुद ही अगर मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ उसमें मुझे लगा कि थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन उसको मैं आने वाले समय में आपको ठीक करके दे दूँगा। ओके, उसकी चिंता मत कीजिएगा। मूल रूप से हम लोगों को किस चीज़ पर फोकस रखना है कि समझ कितनी ज़्यादा हम लोगों की डेवलप होती है। और दूसरा चलेगा आपका हिस्ट्री का, साथ में आंसर राइटिंग भी करते हैं। तो जो भी सुबह में आपका पहला लेक्चर अपलोड होगा ना, उसमें क्वेश्चन रहेंगे। फिर हिस्ट्री के लेक्चर में भी मैं कुछ क्वेश्चंस को दे दूंगा। आपकी इच्छा पर है, आप कितना लिखते हैं या लिख के भेजते हैं, या समझ में नहीं आता है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। क्या हम स्पून फीडिंग करेंगे? नहीं, आप लोगों को किताब से टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको टॉपिक की समझ दूंगा, जिससे जब आप पढ़ेंगे या जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको चीज़ों को याद करने से ज़्यादा लेक्चर सुन के खुद से आप सेंटेंस को क्रिएट कर करके लिख सकते हैं, समझ थोड़ी सी बनेगी। देखो, राष्ट्रवाद का विकास जो होता है ना भारत में, ये बहुत ही बड़ा एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। राष्ट्रवाद जो होता क्या है, सबसे पहले राष्ट्रवाद होता है कि सब कुछ राष्ट्र यानी कि देश यानी कि भारत, जहाँ पर भारत शब्द आ जाती है वहाँ पर लिखने, पढ़ने, सोचने, समझने की सीमा समाप्त हो जाती है। एक राइटर का लाइन है ये कि जहाँ पर भी भारत शब्द आ जाए उसके आगे कुछ भी नहीं होता। तो ये राष्ट्रवादी ही सोच दिखाता है, यानी कि देश की संस्कृति, देश के कल्चर, देश की राजनीति व्यवस्था, देश के लोगों की भलाई, इस चीज़ को लेकर जब आप वार्तालाप करते हैं, जब आप बाहरी हस्तक्षेप को नकारने की कोशिश करते हैं, अंग्रेज़ों के लिए बोलते हैं कि भारत हमारा देश है, हम इस पर शासन करेंगे, आप कौन होते हैं शासन करने वाले, तो ये सब कुछ क्या कहलाता है? ये सब कुछ राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्र के लिए सोचना। मानववाद क्या होता है? मानव के लिए सोचना, है ना। उसी तरह से राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्र के लिए सोचना, राष्ट्र के लिए सब कुछ बोलना, यही होता है राष्ट्रवाद। आज भी जो देखते होंगे आप लोग, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद चारों तरफ होता रहता है, वो क्या है? वही है ये राष्ट्रवाद, यानी कि देश देश सब कुछ देश ही है, बाकी चीज़ें उसके सामने गौण हो जाती हैं। तो इसका उत्थान कैसे हुआ भारत में और ये कैसे विकसित स्वरूप में आया, इसका क्या परिणाम साबित हुआ, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन वीडियो जब ख़त्म होगा, भले ही 100 ही लोग देखें, तो उन 100 लोगों को पता चलेगा कि अरे वाह, ये था राष्ट्रवाद और ये चीज़ें लिखनी होती। इससे जुड़े हुए सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में? इससे जुड़े हुए जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद के उत्थान के कारणों को लिखिए। ओके, इसके अलावा और क्या पूछा जाता है? भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारणों को लिखिए, उत्थान के कारणों को लिखिए। इसके बाद से क्या पूछा जाएगा? भारत में राष्ट्रवाद का विकास जो हुआ, इसका क्या आगे जाकर परिणाम हुआ। क्या यह और क्या पूछा जाएगा कि राष्ट्रवादी आंदोलन ने, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें राष्ट्रवाद ने कैसे मदद किया। या ये पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रवाद जो है वो अंग्रेज़ों की ही औपनिवेशिक नीति का देन था। इस तरह के सवाल आपसे लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ब्रॉड कर लीजिए अपनी सोचने समझने की शक्ति को, उसके बाद से हम लोग देखते चलते हैं। देखो, राष्ट्रवाद क्या हुआ। अगर आप ब्रिटिश भारत से पहले के भारत को देखेंगे, उत्तर मुगल के भारत को देखेंगे, उत्तर मुगल में क्या था? देश में अलग अलग रियासतें और अलग अलग छोटे छोटे राज्य काम करते थे, जिनका अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता था।
इंटरेस्ट होता था। इंटरेस्ट होने से क्या हो जाता है, जैसे ही आपका इंटरेस्ट इस देश के इंटरेस्ट से अलग होगा, इस आप दूसरे किसी राज्य से अलग होगा, यानी कि वो विभिन्न स्टेट हो जाता है, अलग अलग। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। लेकिन राष्ट्रवाद ने क्या बोला कि ना तो कोई झांसी का मूल रूप स्वरूप होना चाहिए, ना तो कोई झांसी का आपका स्थान होना चाहिए, न अवध का स्थान होना चाहिए, न बंगाल का स्थान होना चाहिए, न कर्नाटक राज्य का स्थान होना चाहिए, न मैसूर का, न हैदराबाद का, न कश्मीर का, एकमात्र का होना चाहिए, वो है भारत देश। यही क्या था, राष्ट्रवाद था। पहले के जो स्वतंत्रता संग्राम पर थे अब 1857 ईस्वी का, तो उसमें क्या है, झांसी की रानी क्या बोलती है कि मैं झांसी नहीं दूंगी। और जो बाबू कुंवर सिंह थे, उनका अपना शाहबाद जिले को लेकर थोड़ा सा था, उनका अपना इंटरेस्ट था। इसी अवध के जो शासक थे, उनका अपना इंटरेस्ट था। तो इसलिए कई बार हम लोग आलोचना जब 1857 का करते हैं, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि एक उद्देश्य का अभाव था, सबका उद्देश्य अलग अलग था। मुगलों का अलग था, वहाबियों का अलग था, मुसलमानों का देश में इंटरेस्ट अलग था, लेकिन किसी का भी इंटरेस्ट इस देश को लेकर नहीं था। तो समय के साथ क्या हुआ, कौन कौन सी नीतियाँ, जब हमने देखा कि औपनिवेशिक नीति यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, 1773 का एक्ट पारित हुआ, देश में एक कानून लागू हुआ, भारत में पहली बार। कारण मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रवाद के उत्थान के कारण। एक कानून लागू हुआ, एक सैनिक व्यवस्था लागू हुई, धीरे धीरे 1773 का एक्ट बाद बहुत सारे एक्ट आए, एक शासन व्यवस्था लागू हुई। पहले क्या होते थे, पहले समय समय पर राजा जो है वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये भारत के विकास में बहुत बड़ा बाधक था। एक अलग अलग राज्यों पर आक्रमण करते थे। कई सारे राजा तो विजयादशमी को पर्व मनाते थे युद्ध करने के लिए, यानी कि देश में शांति व्यवस्था। जब आप मराठों का युद्ध देखेंगे 1800 कुछ ईस्वी के बाद, उसके बाद अगर अलग अलग एरिया के विद्रोहों को हम लोग नगण्य मान लें, तो भारत में लगभग में शांति व्यवस्था थी। भले ही हमारी सरकार जो थी औपनिवेशिक सरकार थी, लेकिन युद्ध से ग्रस्त भारत में जो पहले इतने ज़्यादा युद्ध होते थे वो थोड़े से कम हो गए थे। तो शांति व्यवस्था पहली बार कायम हुई। शिक्षा व्यवस्था आधुनिक शिक्षा व्यवस्था आने से क्या हुई, हम लोगों ने पढ़ा कि पश्चिम के विचारक क्या कहते हैं, पश्चिम के विचारकों को पढ़ा, भारत के इतिहास को जाना। भारत के इतिहास को जानने से क्या हुआ, हमें ये पता चला कि इतिहास में ऐसे ऐसे मोड़ रहे हैं जिसमें भारतीय लोगों ने पूरी दुनिया में परचम लहराया है। इसलिए हम हीन नहीं हैं। हमारा जन्म किसी के अंदर शासित होने के लिए नहीं हुआ है। हम वो जाति हैं, हम लोग हैं जो हम शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, न कि शासित होने के लिए पैदा हुए हैं। यानी कि अपने इतिहास का जब हमने वर्णन सुना, जब हमें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता की चीज़ें जो हैं वो तो अंग्रेज़ों से भी पहले की चीज़ें हैं, तो हमें लगा कि नहीं, हम श्रेष्ठ हैं भाई, हम कोई दीनहीन और शोषित होने वाली जाति प्रजाति नहीं है। इसके अलावा और क्या सब हुआ, आर्थिक नीति अंग्रेजों की। जब इन्होंने हमारा शोषण करना शुरू किया, तब हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि अपना शासन क्या होता है। अपना शासन का मतलब, इससे पहले हमें इस चीज़ का एहसास नहीं था। जब विलियम बेंटिक बोलता है कि भारत का जो मैदान है वो भारत के काश्तकारों के अस्थियों से पटा पड़ा है, तो हम क्या बोलते हैं, तो उसका मतलब ये था कि जब कोई अंग्रेज़ का ही गवर्नर ये चीज़ बोल रहा है, तो उस समय हमें ये पता चल सकता है, इससे अंदाज़ा ये लग सकता है कि उस समय की हमारी स्थिति क्या रही होगी। उसके अलावा और क्या हुआ, परिवहन के तीव्र साधनों का विकास। परिवहन के तीव्र साधन जिसमें रेल आ सकता है, सड़कें आ सकती हैं। इससे क्या हुआ, परिवहन का तीव्र साधन के विकास होने से न सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते थे, बल्कि समाज की जो रूढ़िवादिता थी ना, वो भी समाप्त हुई। समाज में क्या रूढ़िवादिता थी कि बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर जो जाता है छूत हो जाता है। रेलगाड़ी के एक सीट पर अभी कौन से जाति का आदमी बैठ रहा था, अभी कौन सा आगे बैठा है, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। यानी कि इससे जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा, उस पर भी लगाम लगा। जाति प्रथा कमज़ोर होना शुरू हुआ। लोग, बम्बई के लोग कलकत्ता आने लगे, कलकत्ता के लोग अब एक दूसरी जगह जाएंगे तो उससे क्या होगा,
बम्बई के लोग कलकत्ता, कलकत्ता के बम्बई, उसके बाद से मद्रास के लोग का बम्बई, बम्बई के लोग मद्रास। इससे क्या होगा, एक दूसरे की जगह की समस्या का पता चलता है कि अरे भाई हम सब की समस्या तो एक ही है। और वो समस्या क्या है, यही कंपनी का शासन, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन, ब्रिटिश संसद का शासन, इन्हीं का शोषण, हम सब की समस्या एक है। यानी कि हम सब की समस्या अगर एक है तो हम सब क्यों ना मिलकर एक समाधान तलाशें। बातों को समझने की कोशिश करना ध्यान से। और क्या होगा, तीव्र परिवहन साधन के अलावा और क्या होगा, तीव्र परिवहन साधन का सारा मैंने समझाया भाई। इसके अलावा क्या होगा, कारण में और समाचार पत्र। आपको लग रहा होगा ना आज कि समाचार पत्र का क्या योगदान हो सकता है। आपके जीवन से मैं इंटरनेट को समाप्त कर दूं आज ही, आप कहाँ भागेंगे? सबसे पहले तो मैं गायब हो जाऊंगा। उसके बाद आप कहाँ भागेंगे? लाइब्रेरी, बुक के दुकान पर, या न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भागेंगे। आपको न्यूज़ चाहिए, करंट अफेयर चाहिए तो अलग अलग मैगजीन्स को ढूंढेंगे। इतनी जो मैगजीनें छपती हैं वो सब इंटरनेट के कारण बहुत ज़्यादा छपती हैं, सब बंद हो जाएगा। उसके बाद आप कहाँ भागेंगे? समाचार पत्र। समाचार पत्र जिस तरह से आज आपको रील का एडिक्शन हो गया है दिन भर बैठ कर रील देखने का, इसी तरह से उस ज़माने में समाचार पत्र की अहमियत होती थी। आज का अगर मान लो 2023 ईस्वी में अंग्रेज़ों का शासन होता और 100 साल बाद हम पढ़ रहे होते कि 2023 में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो मोदी जी नाम का एक नेता हुए थे, मोदी जी ने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया, मोदी जी ने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया, उनके फेसबुक अकाउंट का नाम ये था, उनके वेबसाइट का नाम क्या था। क्या बता रहा हूँ मैं, समाचार पत्र संचार का साधन था, लोगों से कम्युनिकेट करने का साधन था। किसके लिए? राजनीतिक पार्टियों के लिए, लोगों के लिए, विचारकों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए। और कोई साधन ही नहीं था। कोई टीवी तो नहीं था उस समय, रेडियो तो नहीं था, किस पर संचार करते शुरुआत के दिनों में? तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं इसीलिए इतना अहम मायने रखती हैं। समझ में आई बात? आज तक जो आप समाचार पत्र पढ़ते हैं आपको लगता होगा क्या है, समाचार पत्र ही तो है। समाचार पत्र उस समय के क्रांति के जन्म में सबसे बड़ी भूमिका निभाती थी। लोगों को पता तो चलता था कि भाई कोई महात्मा गांधी नामक आदमी है जो गुजरात का है, जो गया दक्षिण अफ्रीका में, उसने यहाँ पर इतने कारनामे किए। वो कैसे पता चलेगा? आज अगर आपके जीवन से इंटरनेट और टीवी सारा ख़त्म कर दूँ मैं तो आप कैसे पता करेंगे? तो बुक को पढ़ेंगे, आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। तो ये था समाचार पत्र का योगदान। अब कोई मान लो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, वो कलकत्ता में महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो डी.के. कर्वे साहब जो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, वो जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे कि अच्छा वहाँ पर कोई कर रहे तो हमें भी यहाँ पर करना चाहिए। इसीलिए जब आप देखते हो कि इंडियन एसोसिएशन का स्थापना होता है, कलकत्ता एसोसिएशन का स्थापना होता है, उसके बाद फिर बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना होता है, उसके बाद फिर मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापना होता है। ये तीनों लगभग में आप एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन एक ही समय पर स्थापित होते। क्यों? क्योंकि एक जगह का न्यूज़ दूसरे जगह गया, दूसरी जगह का न्यूज़ तीसरी जगह गया। इसी तरह से जागरूकता फैलती थी समाचार पत्रों के माध्यम से। उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से सबसे बड़ी चीज़ हुई, क्या हुआ? मध्य वर्ग का उत्थान। गरीब आदमी कभी कोई क्रांति नहीं करता है, ना तो अमीर आदमी करता है। अमीर आदमी की सरकार के पास पैठ होती है, उसको क्रांति की क्या ज़रूरत, उसको जीवन का सारा सुख सुविधा मिला हुआ है। गरीब आदमी जो बेचारा पेट भरने से ही फुर्सत नहीं तो वो क्या क्रांति करेगा? क्रांति और ये आंदोलन जैसी चीज़ें कौन करते हैं? जिनका पेट भरा हुआ होता है, उनको और भी चाहिए होता है। वो वर्ग होता है हम आप जैसे लोग, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जो है ना, वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, वही देश की इकोनॉमी का भी पावर होता है। देश के जीएसटी का 50% से ज़्यादा भाग आज की मैं बात कर रहा हूँ कौन भरता है? गरीब और मध्यम वर्ग से भरे जाते हैं। तो ये मध्यम वर्ग ही होता है जिसके अंदर एक अजीब सी प्रकार की हलचल मची हुई रहती है, कुछ नया करने की, क्रांति करने की, आंदोलन करने का। बाकी गरीब लोगों को अपने काम से फुर्सत नहीं होता, अमीर लोगों को अपने पैसे से फुर्सत नहीं होता। लेकिन गरीब लोग क्रांति करते हैं, खूनी क्रांति वाला क्रांति अलग होता है। उस पर भी हम लोग किसी विशेष दिन बात करेंगे, मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट ये सब बात करेंगे। तो मध्यम वर्ग का उत्थान से क्या हुआ? इस वर्ग ने शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण किया, शिक्षा ग्रहण किया। इसने देश विदेश का भी दौरा किया, इसने बहुत कुछ देखा, किताबों का अध्ययन किया, इतिहास का अध्ययन किया। सारा तो यही लोग करते हैं।
तो एक मध्यम वर्ग का जब उदय हुआ ना, भारत में पहले 2 ही वर्ग होते थे मुगलों के समय तक, एक होता था सबसे गरीब, एक होता था सबसे अमीर। पूरे भारत के इतिहास में, मुगलों का इतिहास में, या जो 1200 ईस्वी के बाद का आप इतिहास देखते हैं इस्लामिक वाले में, उसमें 2 ही वर्ग होता था, या समाज में सबसे अमीर लोग होते थे या समाज में सबसे गरीब लोग होते थे, बीच का वर्ग ही नहीं था। तो जब मध्यम वर्ग का उत्थान हुआ तो उसने भी भारत में राष्ट्रवाद के विकास को बहुत ज़्यादा गति प्रदान की। आधुनिक शिक्षा में बता चुका हूँ, और भी अगर कुछ पॉइंट हैं, इतिहास के शोध का प्रभाव, इतिहास तो मैंने बता ही दिया। समकालीन यूरोपीय आंदोलन का प्रभाव, उस समय पर आयरलैंड, और क्या बताऊँ मैं, आयरलैंड के अलावा यूपीएससी ने एक सवाल पूछा, आयरलैंड में चल रहा था आंदोलन, आप लोगों को पता होगा होम रूल लीग आंदोलन हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो ये आयरलैंड में चल रहा था, उसी के तर्ज पर भारत में चलाया गया था। गैरीबाल्डी और मैजनी का नाम सुना है आप लोगों ने, उसको स्किप किया है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री को, इसे नहीं पता होगा। गैरीबाल्डी और मैजनी जैसे जो राष्ट्रवाद के प्रेरणा स्रोत बने भारत के राष्ट्रीय उद्यान में भी, आंदोलन भी, गैरीबाल्डी और जो मैजनी है ये कहाँ के हैं, तो इटली के क्रांतिकारी हैं। तो इन सब चीज़ों को जब आप इकट्ठा रूप से देखेंगे तो लोगों के अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि हमारा एक कॉमन शत्रु है। वो कौन है? वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसने भारत के राजनीति को, आर्थिक को, समाज को, सबको ग्रसित करके रखा हुआ है। और लोग यानी कि क्या हैं, अब हम झांसी के निवासी नहीं हैं, अब हम अवध के निवासी नहीं हैं, अब हम हैदराबाद के निवासी नहीं हैं, अब हम तेलंगाना के निवासी नहीं हैं, अब हम बिहार के नहीं हैं, बंगाल के नहीं हैं, अब हम लोग भारत के निवासी हैं। क्योंकि जब शत्रु कॉमन होगा तो देश के लोग भी कॉमन होंगे। ये संपूर्ण देश हमारा है, जो अलग अलग भाषा में बटा हुआ है, अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ है, लेकिन देश की मूल भावना एक है, भारत यानी भावना। ये था राष्ट्रवाद का विकास। समझ में आया होगा बहुत सारी चीज़। अब राष्ट्रवाद का जब विकास हुआ तो उसके विकास के कारण क्या होगा? उसके विकास के कारण ये होगा कि धीरे धीरे लोग क्या करेंगे, अपने अधिकार, इसी शब्द ने पूरा क्रांति करवाया है सब दुनिया में, अपने अधिकार को लेकर सचेत होंगे। सचेत होने का मतलब क्या होता है? अब जानेंगे कि भाई हमारा ये अधिकार है, हमारा आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए, हमें राजनीति में भी स्थान मिलना चाहिए, ये देश हमारा है, यहाँ पर शासन करने का अधिकार हमारा है, यहाँ पर रहने का अधिकार हमारा है सबसे पहला, उसके बाद किसी का हो सकता है। इस देश के लोगों पर कोई जुल्म सितम नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। तुम कौन होते हो हमारा शोषण करने वाले? तुम हमारे आर्थिक दोहन करने वाले कौन होते हो? हमारे देश के संसाधन पर पहला हक किसका है? पहला हक हमारा है। ये अब जागृत हो गई लोगों के अंदर कि भाई अब अधिकार होना चाहिए हमारे पास। अधिकार क्या होता है? यही सब अधिकार होते हैं। अब वो क्या बोलेंगे? अब वो बोलेंगे कि चलो भाई बैठते हैं, ऐसा करते हैं, अधिकार इनसे मांगते हैं। अब ये तो अधिकार वैसे नहीं देंगे, तो बोलेंगे चलो एक संगठन बना लेते हैं। संगठन कौन सा बनाएंगे? तो दादा भाई नेहरू ने लंदन में एक संगठन बनाया था, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन करके। कौन सा संगठन बनाया था? तो आप अगर देखोगे ना तो वहाँ पर उन्होंने कुछ संगठनों का निर्माण किया था, जिसमें उन्होंने कहाँ पर किया था? राजा राम मोहन राय तो एक तो सबसे पहले आते हैं, लेकिन 1858, 1866 लंदन में दादा भाई नेहरू ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था। ये सब आप कहाँ से पढ़ेंगे? तो ये सब आप स्पेक्ट्रम बुक से पढ़ सकते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था। इसी तरीके से अलग अलग एसोसिएशन भारत में हज़ारों बनाए गए थे उस समय, बहुत सारे। बंगाल में अलग, जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो उसमें बांटा हुआ है। बंगाल की राजनीतिक संस्थाएं, बम्बई की राजनीतिक संस्थाएं और मद्रास प्रांत की राजनीतिक संस्थाएं। इसमें अलग अलग आप संस्थाओं को पढ़ेंगे, सबको अलग अलग पढ़ेंगे, सबका अलग अलग नेताओं का नाम आप याद करेंगे, क्योंकि आपको आंसर में लिखने में मदद होगा। जब ये सारे एसोसिएशन अलग अलग काम कर रहे थे, ये सारे अलग अलग काम कर रहे थे, तो आवाज़ इनकी कमज़ोर थी। जैसे बंगाल की एक प्रमुख एसोसिएशन है, वो है इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का है। इसी तरह से बम्बई में भी है, इसी तरह से मद्रास में मद्रास नेटिव सोसाइटी है। और मद्रास का, जैसे बम्बई का भी ये था एक,
तो ये सब क्या है, अलग अलग काम कर। जैसे इंडियन एसोसिएशन ने क्या मांग किया था, आईसीएस के एग्ज़ाम में उम्र कम करने को लेकर मांग किया था, आईसीएस का एग्ज़ाम भारत में कराया जाए, इस सब चीज़ों को लेकर मांग किया था। तो ये सब मांग धीरे धीरे उठने, ये सब क्या है, ये सब अधिकार की हम लोग मांग कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे थोड़ा सा बुक से। तो जब इनकी अकेले अकेले में कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था, तो धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने क्या बोला कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। आप बम्बई में बात करते हो, मैं बंगाल में बात करता हूँ, कोई मद्रास में बात करता है, हम इसको छोड़ते हैं। हम क्यों ना ऐसा करें कि हम पूरे राष्ट्र के स्तर पर एक राष्ट्रीय पार्टी का गठन करें। राष्ट्रीय पार्टी का गठन का मतलब क्या होता है कि हम क्यों ना हम सब मिल के एक पार्टी बना लें जिसके द्वारा हम अंग्रेजी सरकार से इकट्ठे होकर अपने अधिकारों की मांग करें। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है चलो, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। राष्ट्रवाद के विकास से कांग्रेस जुड़ पाया। कांग्रेस तक आ गए आप, इतना आसानी से तो नहीं पहुंचे होंगे। कांग्रेस तक आ गए हम, क्यों आए पूरी कहानी का पता चल गया। कहानी के जैसे पढ़ना चाहिए। ओके, इसी तरह से मैं किसी दिन और भी बहुत सारे टॉपिक लाऊंगा। कांग्रेस की स्थापना जब हुई, इसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया था A.O. ह्यूम। उसके बाद से पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी को बनाया गया था। और भी बहुत सारे लोग मिलकर इस संस्था का निर्माण करते हैं। 1885 दिसंबर 1885 के दिसंबर में इसका स्थापना होता है और पहला अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया जाता है। उसके बाद से इसके रेगुलर अधिवेशन होते हैं। इसके आगे की कहानी हम लोग उदारवाद का जो विकास होता है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। चिंता मत कीजिएगा, पूरा डिटेल में फैक्ट सहित पढ़ेंगे। अभी लेक्चर समाप्त नहीं हुआ है, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे की चीज़ों को शुरू करने से पहले मैं आपको बुक में कुछ लाइन पढ़वा दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगले लेक्चर में आपको कांग्रेस से बहुत से पहले की संस्थाएं भी पढ़ा दूंगा और फिर उसके बाद हम लोग उदारवाद पढ़ लेंगे। लेकिन प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे थोड़े से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जितना ग्रो होगा चैनल, उतना ही अच्छा कंटेंट लाऊँगा मैं आपके लिए। अब जो शुरुआत है, मैंने कुछ सवाल बताए थे आपको, उसको अगर लिखने को आ जाए तो कैसे लिखेंगे। जैसे एक मैंने बताया था कि राष्ट्रवाद के उत्थान के कारणों को लिखिए, तो आप तो लिख लेंगे, पूरी कहानी के फॉर्म में आपको याद है। और आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा अपना काम भी सुन लीजिए। आपको क्या करना है, अभी आप, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो आप 12th का NCERT जो है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है ओल्ड वाली मॉडर्न हिस्ट्री, उससे आप पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का विकास और कांग्रेस की स्थापना से पहले की कहानियों को पढ़ेंगे। BL ग्रोवर है अगर आपके पास, तो उसमें भी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का उत्थान नाम से है, उसका भी मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे लाइन है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। आपके पास जो भी बुक हो, जैसे बिपिन चंद्रा की ये भी एक बुक आती है, आधुनिक भारत का इतिहास, ये नेहरू जी की फोटो वाली, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बुक होती है, क्योंकि इसमें थॉट्स जो होते हैं ना, विचार जो होते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं इस बुक में। इसलिए इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं अच्छे से। और अब सवाल देखते हैं कौन कौन से थे, अगर मैं दिखाऊं तो। एक सेकंड रुक जाइए, ये तो कल का है। सवाल जो हमने सबसे शुरुआत में लिए थे ना, वो था कि इसका उत्थान का कारण क्या सब था। तभी तो आप सारा कारण लिख देंगे। उत्थान का कारण सबसे पहले था, उत्थान का कारण क्या था। तो अब आप इसको कैसे बांटेंगे कि इसको लिखेंगे कि सामाजिक कारण कौन कौन से थे, आर्थिक कारण कौन कौन से थे, सांस्कृतिक कारण कौन कौन से थे, राजनीतिक कारण कौन कौन से थे। राजनीतिक के बाद क्या लिखेंगे आप लोग, और भी कोई कारण, सांस्कृतिक तो लिख ही दिया, और भी कुछ भी हो सकता है वो कारण। सामाजिक में आप क्या लिखेंगे कि शोषण जो होता था उसके विरुद्ध एक आवाज़ बननी शुरू हुई। सामाजिक आंदोलन से क्या हुआ, जिसमें आप क्या लिखेंगे, सामाजिक के बाद धार्मिक कारण भी लिख सकते हैं। धार्मिक में आप क्या लिखेंगे, धार्मिक आंदोलन जब हुआ तो उससे क्या हुआ, समाज के एक वर्ग को बहुत बड़ी चीज़ पता चली अलग अलग चीज़ों के माध्यम से कि आप हीन नहीं हैं। श्रेष्ठता की एक भावना भी जागृत होती है। राष्ट्रवाद के विकास में धार्मिक जागरण का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। आर्थिक में आप क्या लिखेंगे, आर्थिक शोषण जो होता था हम लोगों का,
उसके बारे में हमें पता चला। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से लेकर हजारों बुकों के नाम आप लिख सकते हैं। या आर्थिक में क्या लिखेंगे, अकाल पड़ता था और अंग्रेजी लोग क्या करते थे, भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता था। भारत में अकाल पड़ा हुआ रहता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर 2 गुने लगान वसूल कर ले जाती थी। ये सब मैं ऐसी मोरल चीज़ें बता रहा हूँ, मुँह से ही बता रहा हूँ। तो ये सब कारण आप लिख सकते हैं। जब भी इस चीज़ का आंसर राइटिंग हम लोग करेंगे ना कि राष्ट्रवाद के उत्थान के कारणों को लिखिए, तो उसमें और अच्छे से मैं आपको पढ़ा के दिखा दूंगा। आंसर राइटिंग जब हम करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मैं कुछ पढ़ा देता हूं आपको, जिससे आपको ये पता चले कि किस तरह से कारणों को लिखना होता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। पहला कारण क्या है कि प्रेरणा, अनुक्रिया, वाद विवाद। परंपरागत भारतीय इतिहास लेखकों ने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान को अंग्रेजी प्रशासन की बनाई गई संस्थाओं, अवसरों तथा साधनों द्वारा उत्पादित प्रेरणा के फलस्वरूप भारतीय अनुक्रिया का परिणाम ही बताया। दूसरे शब्दों हम यह कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद कुछ सीमा तक औपनिवेशिक नीतियों या कुछ सीमा तक उस नीति की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उभरा। मैंने आपको पूरा टॉपिक समझा दिया है। अब आप जब मैं पढ़ रहा हूँ इस लाइन को तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है क्या नहीं। पहले तो समझ में नहीं आता था, बहुत सारे लोग एनसीईआरटी पढ़ने पर समझ में चीज़ें नहीं आती हैं। इसी क्रम में अंग्रेज़ के लोगों ने क्या साबित करने की कोशिश की कि भारत जो है वो कभी एक राष्ट्र था ही नहीं, जबकि हम लोग क्या साबित करते थे कि भारत हमेशा से एक राष्ट्र था। भले हमारे अंदर राष्ट्रवाद की वो भावना नहीं थी, लेकिन राष्ट्र तो था ही हमारा एक, है ना। भारत को जितने भी महान राजा हुए उन सब ने एक कोशिश ज़रूर की है कि भारत को एक किया जाए, सारे के सारे भूभाग पर एक शासन व्यवस्था स्थापित की जाए। जो आप आगे पढ़ेंगे तो इसी में बहुत सारे लाइन हैं, जिसमें कूपलैंड महोदय हैं। वो क्या बोलते हैं कि भारत का जो राष्ट्रवाद है ना वो अंग्रेज़ों की देन है। तो हम उनको बोलते हैं बिल्कुल सही बोला है आपने, औपनिवेशिक नीति की ही देन है। लेकिन ये भी बताइए कि उस राष्ट्रवाद का गला घोटने का भी उन्होंने प्रयास किया। कांग्रेस को उन्होंने भरसक कोशिश किया कि कांग्रेस को मिटा दिया जाए। डफरिन से लेकर करजन तक सबकी नीतियां जो थी वो कांग्रेस विरोधी ही रही हैं हमेशा के हमेशा। ये सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन है, इसमें बहुत ही अच्छा लाइन है जिसको मैं पढ़वा दूंगा, फिर आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रवाद का जो उत्थान हुआ ये समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना तक हम लोग पहुँच गए हैं। आगे के लेक्चर उसको कंटिन्यू करेंगे। ये पैरा बस पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी की अव्यवस्था जो आंशिक रूप से विदेशी व्यापारी कंपनियों के युद्धों कारण उत्पन्न हुई के उपरांत अंग्रेजों ने यहाँ शांति तथा व्यवस्था स्थापित कर ली। प्रायः अंग्रेजी विद्वान इस तथ्य पर गर्व करते हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार इतनी दीर्घकालिक शांति स्थापित की गई। इसी प्रकार एक सुव्यवस्थित शक्तिशाली सरकार का भी गठन हुआ। पर्सिवेल स्पीयर के अनुसार अंग्रेजी प्रशासन का सबसे प्रमुख अंग था उसकी अव्यक्तिकता, अर्थात उच्च स्तरीय प्रशासकों, वाइसराय, सचिव के बदलने पर प्रशासन में परिवर्तन नहीं आते थे। और इससे क्या हुआ, भारत में एक कानून व्यवस्था स्थापित हुआ, एक शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक ही प्रकार का न्यायिक ढांचा, संहिताबद्ध फौजदारी, दीवानी कानून जिस पर दृढ़ता से आचरण होता था, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक चलने लग गया। पूरा तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी तक और उत्तर से लेकर दक्षिण पूर्व से लेकर पश्चिम तक पहली बार एकीकृत न्याय प्रणाली, एकीकृत शासन व्यवस्था कायम किया गया भारत में। अब जो लाइन आएगा वो नोट कर लीजिएगा। एडवर्ड बेवन के शब्दों में ब्रिटिश राज एक प्रकार का ऐसा लोहे का ढांचा था जिसने भारत के क्षतिग्रस्त शरीर को ऐसे समय तक जकड़कर बांधे रखा जब तक कि विस्थापित हड्डियां, आंतरिक परिवर्धन, टूटे हुए तंतु धीरे धीरे जुड़ नहीं गए, रोगी ने पुनः अपनी आंतरिक एकता और संबद्धता प्राप्त नहीं कर ली। ये बी एल ग्रोवर की बुक है। बुकों के पीछे आप लोग बहुत भागते हैं इसलिए मैं बता दिया। यानी कि ब्रिटिश शासन ने भारत के टूटे फूटे हड्डी और हाथ पैर को जकड़ कर रखा, और वो शरीर जब एक बार एक हो गया, शरीर एक होने का मतलब जब लोगों को ये पता चल गया कि भारत भूमि ही सब कुछ है, छोटे राज्य कुछ नहीं होता है, तब भारतीय आंदोलन के विकास में राष्ट्रवाद का विकास शुरू हो जाता है। अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है राष्ट्रवाद के विकास के कारणों को। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को, ओके, और लाइक कीजिएगा। कमेंट करके कोई सुझाव देना हो तो ज़रूर दीजिए। कहीं पर कोई मिस्टेक हुआ हो तो उसको भी मुझे बताइए। आपको ही पढ़ा के मैं भी सीख रहा हूँ, धीरे धीरे मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, आपको भी ऊपर लेके जाऊँगा मैं, ओके। मतलब ऊपर का मतलब वो ऊपर नहीं, बहुत ऊपर तक जाएंगे हम लोग साथ में, ओके। संभावनाएं काफ़ी है हमारे अंदर, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी ग्रो करने को लेकर, आपके अंदर ऑफिसर बनने को लेकर। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का।